तो ये समझ गए ना कि जो सेवरल वेरिएबल्स के जो फंक्शन है, आप उसमें पार्शियल डेरिवेटिव्स को यूज करके रेट ऑफ चेंज निकाल सकते हैं, ज्योमेट्रिकली आप टेंजेंट्स निकाल सकते हैं एक्स एंड वाई डायरेक्शन, ठीक है। तो अब इसके बाद अब हम पढ़ते हैं इंक्रीमेंट एंड डिफरेंशियल्स। सर आप उसकी कोई एग्जांपल नहीं कराएंगे? वो मैंने एग्जांपल करवाई तो है ना आपको, पार्शियल डेरिवेटिव्स की और उसकी टेंजेंट इन एक्स एंड वाई डायरेक्शन की, ठीक है। वो तो मैं करवा चुका। वो तो डेफिनेशन मैंने आपको बताया कि वो डेफिनेशन तो हम यूज नहीं करते, हम तो डायरेक्ट जो रूल्स होते हैं डेरिवेटिव के हम उन्हें यूज करते हैं, ठीक है। तो अब ओके। इंक्रीमेंट क्या है और डिफरेंशियल क्या है, तो इसको समझने के लिए, तो अब जैसे आपके पास z जो है वो डिपेंड करता है x एंड y के ऊपर, तो z जो है इज ए फंक्शन ऑफ x एंड y। तो अब आप x की वैल्यू को आप चेंज करते हैं, तो उसमें जो चेंज है डेल्टा x है, सब y की वैल्यू को आप चेंज करते हैं, तो इसमें जो आपके पास चेंज है वो डेल्टा y है, ठीक है। तो अब इसमें अगर हम x और y दोनों वेरिएबल्स को चेंज कर रहे हैं और फिर हम ये देखना चाहते हैं कि जो कॉरस्पॉन्डिंग चेंज इन z है वो आपके पास कितनी है, तो उसको मैं कैलकुलेट करना चाहता हूँ। तो डेल्टा x जो है ये इंक्रीमेंट इन x है, इंक्रीमेंट इन x। इसी तरह जो डेल्टा y है आपके पास, ये जो चेंज इन y है या ये इंक्रीमेंट इन y है। तो जो डेल्टा z है दैट इज द कॉरस्पॉन्डिंग इंक्रीमेंट इन द डिपेंडेंट वेरिएबल z है। तो ये डेल्टा z जो है चेंज इन z है या इंक्रीमेंट इन z है, चेंज इन z या इंक्रीमेंट इन z, ठीक है। तो अब जैसे मिसाल के तौर पे फर्ज करें कि आपके पास मैं एग्जाम्पल से आपको समझा देता हूँ, फिर जनरलाइज कर लेंगे। हम फर्ज करेंगे हमारे पास जो है एक रेक्टेंगल है। ये रेक्टेंगल है आपके पास, और तो अब इसका जो एरिया है वो क्या होगा, ये अब इसकी जो विड्थ है वो x ले लीजिए और जो आपके पास लेंथ है उसको y ले लें। तो इस रेक्टेंगल का एरिया जो है आपके पास वो कितना होगा, एरिया को मैं z से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, z एरिया जो कि x और y का फंक्शन होगा, दैट विल बी सिंपली x इंटू वाई, ठीक है ना। तो जो z है आपके पास वो x y है, ये आपके पास फंक्शन है, x और y का प्रोडक्ट है, ठीक है। तो अब जो है फर्ज करें मैं x को चेंज करता हूं, तो x में जो चेंज है वो डेल्टा x है। तो ये मैंने x में जो चेंज है उसको दिखाया है। मैं x को चेंज करता हूं बट आई डू नॉट चेंज y, ठीक है ना। तो फिर ये सिचुएशन है आपके पास, और ये जो है ये सिर्फ x में चेंज हो रही है, y को यू हैव केप्ट y फिक्स्ड, y को आपने चेंज नहीं किया। इसी तरह अगर फर्ज करें आप y को चेंज करते हैं, तो ये जो y में चेंज है आपके पास ये डेल्टा y है, जो कि वर्टिकल डायरेक्शन में, एंड यू कीप x फिक्स्ड, x को आप चेंज नहीं करते, तो फिर जो आपके पास सिचुएशन है वो ये है, ठीक है ना। तो अगर आप सिर्फ x को चेंज करें, y को चेंज नहीं करें, तो ये आपके पास जो है चेंज होने के बाद न्यू रेक्टेंगल है, ठीक है। और अगर आप y को सिर्फ चेंज करें, x को चेंज ना करें, तो फिर चेंज होने के बाद आपके पास ये न्यू रेक्टेंगल है। नाउ इफ यू चेंज x एंड y बोथ, तो अगर आप x को भी चेंज कर रहे हो, y को भी चेंज कर रहे हो, तो फिर जो न्यू रेक्टेंगल आपके पास बनेगा ना, वो फिर ये पूरा बन जाएगा, ठीक है ना। इसमें ये जो है डेल्टा x है आपके पास, और ये जो है आपके पास डेल्टा y है, ठीक है। तो ये जो ब्लू कलर से ये जो पोर्शन में दिखा रहा हूँ, ये जो चेंज है, ये दो चेंज x में चेंज और y में चेंज का आपके पास प्रोडक्ट है, ठीक है। तो अगर x और y की चेंज फर्क अगर स्मॉल हो, अगर मतलब x फर्ज करें सिर्फ, तो अगर हम इसको कम कर दें
वाई की चेंज को भी अगर मैं जो है कम कर दूं तो हाँ, ठीक है ना। तो अगर आप एक्स को फर्ज करें थोड़ा एक्स में जो चेंज है आपके पास वो स्मॉल हो, ये एक्स में चेंज है आपके पास और ये वाई में चेंज है, तो अब जो आपके पास रेक्टेंगल अब जो आपके पास बनेगा, यानी पहले तो ये पोर्शन था, आपने जब डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई को स्मॉल किया, ये डेल्टा एक्स ये डेल्टा वाई, तो अब ये जो चेंज प्रोड्यूस होगी, ये जो पोर्शन है आपके पास जो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वाई, ये स्मॉल हो जाएगा, इट विल श्रिंक, ये श्रिंक होगा जब आप डेल्टा एक्स को स्मॉल करेंगे और डेल्टा वाई को स्मॉल करेंगे। तो डेल्टा एक्स को अगर आप और स्मॉल कर देंगे तो ये और श्रिंक हो जाएगा। पहले आपके पास ये जो पोर्शन था ये था, ठीक है ना, इसमें ये डेल्टा एक्स है और ये डेल्टा वाई है। जब आपने डेल्टा एक्स को कम कर दिया, इसके वजह थोड़ा सा कर दिया, और इसी तरह डेल्टा वाई जो है उसको भी स्मॉल कर दिया आपने, यानी डेल्टा एक्स पहले इतना था, अब आपने कम कर दिया उसको, और पहले इतना था कम कर दिया, तो ये जो पोर्शन है विच इज डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वाई, ये जो ब्लू पोर्शन है, तो ये श्रिंक हो जाएगा, तो ये कम हो जाएगा इसका एरिया, ठीक है। तो अब जो डेल्टा जेड आपके पास है, जो चेंज इन एरिया है डेल्टा जेड, अच्छा इसमें अगर आप डायग्राम में देखें, जो एक्स में चेंज हो रही है, जब एक्स और वाई आप दोनों चेंज कर रहे हैं, तो जो जेड में आपके पास चेंज हो रही है वो किसके बराबर है, ये चेंज होने से पहले एरिया है जेड, ये जो पोर्शन है ना ये वाला, ये जो है ये चेंज होने से पहले आपके पास एरिया था, ठीक है ना, जो एक्स इंटू वाई जो ऊपर है। लेकिन जब आपने एक्स को भी चेंज किया, आपने वाई को भी चेंज किया, तो अब जेड में कितनी चेंज हो रही है, एक तो ये जो रेक्टेंगल है ये जो है आपको ये बढ़ गया, तो इसका एरिया कितना होगा, ये आपके पास वाई इंटू डेल्टा एक्स है, ये आपके पास क्या है, इस रेक्टेंगल का एरिया वाई इंटू डेल्टा एक्स है, ये जो रेक्टेंगल आपके पास ये वाला, और ये जो आपके पास रेक्टेंगल है ये वाला, इसका एरिया कितना आपके पास, ये एक्स है और ये डेल्टा वाई है, तो इसका जो एरिया आपके पास वो एक्स इंटू डेल्टा वाई है, और प्लस, और इसके अलावा ये जो पोर्शन है बिलो पोर्शन, इसका एरिया कितना आपके पास, ये डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वाई है। तो अब जो एरिया में जो आपके पास चेंज हुई है ना, तो उसके अंदर 3 न्यू पोर्शन जो है वो शामिल हो गए, तो उन तीनों न्यू पोर्शन का एरिया जो है मैंने कैलकुलेट करके आपको दिखा दिया। पहले ये एरिया था रेक्टेंगल का, अब आपने जब एक्स को इंक्रीज किया डेल्टा एक्स, साथ ही आपने वाई को इंक्रीज किया डेल्टा वाई, तो अब जो जेड है वो चेंज होने के बाद ये जेड की न्यू वैल्यू हो गई, ये जो पूरी है। तो जो ओल्ड एरिया है वो तो ये है, अब जो 3 नए पोर्शन इसमें ऐड हो गए ना, एक तो ये है, एक ये है और एक ये ब्लू पोर्शन है, तो अब इस पोर्शन का एरिया कितना है, ये आपके पास y है, ये y डेल्टा x है, तो इस पोर्शन का जो एरिया है आपके पास, अ, इस पोर्शन का एरिया ये मैंने ये लिखा है, ये है, और ये वाला जो पोर्शन है, ये जो है ये वाला पोर्शन, इसका जो एरिया है वो ये है, ठीक है ना, ये x है और ये डेल्टा y, तो इस पोर्शन का एरिया जो है वो आपके पास ये, यानी आपके पास ये तो आपके पास जो था ओल्ड एरिया था डेट इज जेड, फिर जब आपने x को चेंज किया तो एक तो ये पोर्शन जो है ये इसके अंदर बढ़ गया, एक ये वाला जो पोर्शन है आपके पास ये इसमें बढ़ गया, और एक ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पे जो आ रहा है कोने पर, ये इसमें बढ़ गया, तो ये आपके पास है डेल्टा x, और ये आपके पास है y, ये था आपके पास x और ये था आपके पास y, तो इस पोर्शन का एरिया ये है, ये इस पोर्शन का एरिया y डेल्टा x, इस पोर्शन का एरिया ये है और इस पोर्शन का एरिया ये है, ठीक है ना, डेल्टा x डेल्टा y, ये वाला जो पोर्शन है आपके पास ये वाला, इसका एरिया ये है आपके पास। क्लियर हो रही बात। तो जो चेंज इन एरिया है, जो चेंज इन डेल्टा जेड है, यानी जो इंक्रीमेंट इन डेल्टा जेड है, उसके अंदर ये 3 टर्म्स जो है वो शामिल है। क्लियर यहां तक बात है, किसी को कोई प्रॉब्लम है, ये समझ गए ये जो आपको मैंने ये जी बताया सर। कि जेड में जो चेंज हो रही है। अच्छा, अब
अगर डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स को मैं जो है स्मॉल लूं, तो अभी मैं देख चुका हूं कि तो व्हेन डेल्टा एक्स when delta x and delta y are very small, और वेरी स्मॉल का मतलब क्या है इन मैथमेटिकल लैंग्वेज, कि दे टेंड्स टू जीरो। इनकी जो लिमिट है आपके पास, यानी जो डेल्टा एक्स है आपके पास, उसकी लिमिट जीरो हो, ये जीरो को अप्रोच कर रहा हो, जीरो के करीब हो, डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो एंड डेल्टा वाई टेंड्स टू जीरो। तो देन इस सूरत में ये जो आपके पास ब्लू पोर्शन वाला एरिया था, ये तो इट विल बी, अब देखिए, आप देखें जब आप डेल्टा एक्स डेल्टा वाई को बहुत छोटा करते जाएंगे, तो ये जो ब्लू पोर्शन है इट विल श्रिंक, और इट विल श्रिंक टू ए पॉइंट। तो आप फिर इसके एरिया को आप निग्लेक्ट कर सकते हैं, यानी ये जो आपके पास टर्म है जिसमें डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो देन डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वाई इट विल बी वेरी स्मॉल। ये दो ऐसी क्वांटिटीज का प्रोडक्ट है विच आर वेरी क्लोज टू जीरो। जैसे एक आपके पास है 0.001, ये डेल्टा एक्स है विच इज़ वेरी स्मॉल। उसी तरह फर्ज करें कि जो डेल्टा वाई है आपके पास, वो भी बहुत स्मॉल है, 0.001। तो जब आप इनको मल्टीप्लाई करके उस ब्लू पोर्शन का एरिया निकालेंगे, तो 0.001 इंटू 0.001, तो ये 0.0000001 होगा। तो ये बहुत ही स्मॉल होगा, तो ये आप इसको जीरो ले सकते हैं, अप्रोक्सीमेटली जीरो। आप इसको निग्लेक्ट कर सकते हैं, दिस ब्लू पोर्शन, ये जो है दिस ब्लू पोर्शन, इसको आप निग्लेक्ट कर सकते हैं, ये जो है, ठीक है। तो फिर देन इन दिस केस जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे इनके ऊपर, तो देन इस कंडीशन में जो है वी आर टॉकिंग अबाउट डेरिवेटिव्स, पार्शियल डेरिवेटिव्स और रेट ऑफ चेंज। तो फिर ये जो आपके पास डेल्टा जेड है, ये है इंक्रीमेंट इन जेड। व्हेन वी अप्लाई दिस लिमिट्स, तो देन ये जो आपके पास ये जो पोर्शन है, ये ये एरिया जो इसका तकरीबन तकरीबन आप निगलेक्ट कर देंगे, तो फिर ये जो टर्म है आपके पास, ये जीरो हो जाएगी। तो देन जो डेल्टा जेड है आपके पास, इंक्रीमेंट इन जेड, उसको फिर हम कहेंगे डिफरेंशियल इन जेड। तो फिर इट विल बी कॉल्ड डिफरेंशियल इन जेड। तो डेल्टा जेड इंक्रीमेंट है आपके पास, यानी ये जो डेल्टा इंक्रीमेंट जो है वो आपके पास डेल्टा जेड है। और व्हेन डेल्टा एक्स एंड डेल्टा वाई आर वेरी स्मॉल, तो फिर दिस इंक्रीमेंट में एक टर्म हम निग्लेक्ट कर देंगे, तो देन वी कॉल इट डिफरेंशियल डी जेड। तो जो डी जेड है आपके पास डिफरेंशियल इन जेड, ये आपके पास कितना है, ये आपके पास है वाई, और इन द लिमिट दिस चेंजेस जो है उनको हम रिप्रेजेंट करेंगे बाय डिफरेंशियल्स से, यानी डेल्टा एक्स दैट इज डिफरेंशियल्स इन एक्स। तो डिफरेंशियल्स भी चेंज है, लेकिन ये वो चेंज है जो उस वक्त हम मालूम करते हैं जब डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई बहुत स्मॉल हो। तो डेल्टा एक्स चेंज, डेल्टा वाई चेंज, ये नॉर्मल चेंज है। लेकिन अगर इसके ऊपर आप ये कंडीशन अप्लाई करें, लिमिट की कंडीशन, ये लिमिट की कंडीशन यूज करें कि व्हेन डेल्टा एक्स एंड डेल्टा वाई आर वेरी स्मॉल, तो देन दीज चेंजेस बिकम्स डिफरेंशियल्स, डिफरेंशियल चेंजेस, वेरी स्मॉल चेंजेस। तो फिर हम इनको जो है वो डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी डेल्टा में और डी में क्या फर्क है, डेल्टा जो है ये कोई भी चेंज है, इस पर कोई कंडीशन नहीं है। अब चाहे बड़ी चेंज हो, स्मॉल चेंज हो, ये आपकी जो है कोई भी चेंज है, ठीक है ना। जैसे आप कार में बैठे हुए हैं, आप जो है आईयूबीएम से निकल के अपने घर तक जाते हैं, तो ये आपकी पोजीशन में चेंज है, ये कोई भी चेंज है, ये डेल्टा है। लेकिन अगर आप अपनी कार में चेंज जो है वो लिमिटिंग पोजीशन पे निकालते हैं, यानी व्हेन डेल्टा इज वेरी स्मॉल, डेल्टा टेंड्स टू जीरो, यानी आप ये कार से बैठ के यहाँ तक गए, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक आप गए हैं, तो ये तो आपके पास चेंज है। आप अपने आईयूबीएम से आप जो है वो अपने घर तक जा रहे हैं, तो ये आपके पास चेंज है।
लेकिन आप सोचें कि आप इस चेंज को कम करना शुरू कर दें, यानी पॉइंट बी जो है करीब लाना शुरू कर दें ए के, तो अब जो डेल्टा है वो आहिस्ता आहिस्ता स्मॉल हो रहा है। जैसे जैसे बी ए के करीब पहुंच रहा है, डेल्टा स्मॉल हो रहा है। अब तो जब बी जो होगा ए के बहुत करीब हो, यानी जस्ट आप ये मालूम करना चाहें कि आप कार में बैठे हुए हो, जस्ट जो नेक्स्ट उसकी पोजीशन है वहां तक आप जाना चाहते हैं, तो ये भी चेंज है लेकिन ये बहुत स्मॉल है। ये जो चेंज है इस पर ये कंडीशन अप्लाई हो रही है कि इट इज वेरी स्मॉल, यानी इसकी जो लिमिट है वो टेंड्स टू जीरो। तो इस सूरत में जो चेंज है ना, इट विल बिकम डिफरेंशियल, यानी ये वेरी वेरी स्मॉल चेंज है। तो ये जो है डेल्टा में और डिफरेंशियल में फर्क है। तो डेल्टा इज एनी चेंज, लेकिन व्हेन चेंज इज वेरी स्मॉल तो देन दिस चेंज बिकम्स डिफरेंशियल, डिफरेंशियल चेंज। तो फिर हम इसको स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि डेरिवेटिव के अंदर देखें, जो डेरिवेटिव में आपके पास ये जो डी इस्तेमाल होना है ना, ये जो हम कहते हैं कि ये डिफरेंशियल ऑफ वाई विद रेस्पेक्ट टू एक्स है। तो इसमें अभी आपने देखा था कि इसमें ये डेरिवेटिव, ये रेट ऑफ चेंज है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज है, कब मालूम करते हैं? जब डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो। तो इस कंडीशन के तहत फिर हमें रेट ऑफ चेंज मिलती है, तो फिर जो एवरेज रेट ऑफ चेंज है इट बिकम इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। ठीक है, तो जब अपनी कार में बैठे हुए जस्ट आप ये मालूम करना चाहते हैं कि अगले इंस्टेंट पर जो है कितना डिस्टेंस में चेंज है, तो वो एक इंस्टेंटेनियस चेंज है, तो वो डिफरेंशियल है। तो वो आपके पास जो है वो डिफरेंशियल है। तो ये जो है थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन इट इज ए वेरी जो है कंसेप्चुअली जो है इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस। कि पूरी आपकी जो रेट ऑफ चेंज है, डेरिवेटिव की जो साइंस है ना, वो इसके ऊपर बेस करती है। क्योंकि अगर फर्ज करें आपके पास कोई हवाई जहाज जो है वो उड़ रहा है, या कोई एरो आपके पास जो है वो इन फ्लाइट है, अगर आप उसकी पिक्चर लेते हैं तो वो पिक्चर जो है उसकी एक इंस्टेंटेनियस पिक्चर है जिसमें टी इज वेरी स्मॉल। तो उस पिक्चर में आप देख रहे हैं वो कितना डिस्टेंस तय कर रहा है? कोई डिस्टेंस तय नहीं कर रहा, वो रुका हुआ है। तो फिर देन हाउ इट इज मूविंग इफ इट डज नॉट कवर एनी डिस्टेंस इन एन इंस्टेंट? आप एक मूविंग बॉडी है उसकी आप पिक्चर लें, तो पिक्चर में क्या वो बॉडी मूव कर रही होगी? नहीं, वो रुकी हुई है। तो पिक्चर में एट एनी इंस्टेंट वो जो डिस्टेंस तय कर रही है वो आपके पास जीरो, तो देन हाउ इट इज मूविंग? तो यही जो कंसेप्चुअल डिफिकल्टीज थी ना, इसको ओवरकम करने में, या हमारी जो अंडरस्टैंडिंग इसके बारे में कम थी उसको बढ़ाने में हमें 2000 साल लगे। तो 2000 साल के बाद हमने समझा कि जो इंस्टेंटेनियस चीज है उसकी कैलकुलेशन आप किस तरह करेंगे। क्योंकि अगर आप वेलोसिटी निकालते हैं तो वेलोसिटी आपके पास क्या होती है? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो अब अगर आप कार में जा रहे हैं, कार आपकी मूव कर रही है, तो आप ये मालूम करना चाहते हैं किसी भी इंस्टेंट पर आपकी कार कितना डिस्टेंस तय कर रही है, तो आप उसकी पिक्चर लेंगे तो आप देखेंगे उस पिक्चर में कार कोई भी डिस्टेंस तय नहीं कर रही, रुकी हुई है। तो जब टी जीरो है इंस्टेंट, तो डिस्टेंस भी जीरो है। तो जीरो अपॉन जीरो, तो व्हाट डज, तो ये जीरो अपॉन जीरो इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो हमें एक इंडिटरमिनेट फॉर्म हासिल होगी। तो अब कंसेप्चुअली हम इसका मतलब क्या दें? हम देख रहे हैं कार तो मूव कर रही है, वो तो हरकत कर रही है, लेकिन जब हम किसी इंस्टेंट पर मालूम कर रहे हैं कितना डिस्टेंस तय कर रही है, वो जीरो है। तो उसका मतलब है कि अगर किसी भी इंस्टेंट पर कार कोई फासला तय नहीं कर रही, तो देन हाउ इट इज गोइंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, देन हाउ इट इज मूविंग। अगर एक जहाज है वो उड़ रहा है, उसकी आप पिक्चर लें, तो जहाज तो उस पिक्चर में रुका हुआ है, वो किसी भी इंस्टेंट पर कोई भी डिस्टेंस कवर तय नहीं कर रहा, तो फिर जहाज को तो नीचे गिर जाना चाहिए, तो देन हाउ इट इज मूविंग। बात समझ में आ रही है? तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, देखने में बहुत आपको स्मॉल लग रहा है। ये कंसेप्चुअली इसको समझने में कितने इंसान ने कितने साल लिए? तकरीबन 2000 साल। 2000 साल लेने के बाद फिर ये जो सारी चीजें समझ में आई हैं, लिमिट का कॉन्सेप्ट और ये कैलकुलस की मशीनरी आहिस्ता आहिस्ता डेवलप हुई है। इट टेक्स अबाउट, ये बहुत मतलब जब लिमिट का कॉन्सेप्ट न्यूटन ने सही तरीके से समझ लिया, तो फिर अबाउट 200 ईयर्स में ये सारी मशीनरी जो थी बहुत तेजी से, कैलकुलस की जो चीजें थी बहुत फिर तेजी से जो है वो एस्टेब्लिश हो गई। समझ में आ रही बात? अच्छा, तो मैं दोबारा आ जाए अब। व्हेन आपके पास डेल्टा एक्स एंड डेल्टा वाई आर वेरी स्मॉल, तो देन ये जो पोर्शन है डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वाई, इसका एरिया आप तकरीबन निगलेक्ट कर सकते हैं, तकरीबन जीरो होगा। तो फिर देन जो डेल्टा जेड है इट विल बिकम डिफरेंशियल ऑफ जेड। तो ये किसके बराबर होगा? क्योंकि इसको तो आप निगलेक्ट कर चुके हैं ना। तो ये जो आपके पास टर्म है ये वाई डेल्टा एक्स प्लस एक्स डेल्टा वाई, ये आपके पास है। और डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई जो है इन व्हेन दे आर स्मॉल, तो वी रिप्रेजेंट देम बाय डिफरेंशियल्स। तो ये अब देखें, इसमें डेल्टा जेड में और डी जेड में किसका फर्क है? सिर्फ इस टर्म का फर्क है।
ये जो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वाई है जिसमें दोनों चेंजेस मल्टीप्लाई हो रही है, मतलब डी जेड में सिर्फ ये दो पोर्शन शामिल है, ये और ये, जबकि डेल्टा जेड में ये तीनों शामिल है, इसमें ये भी शामिल है। लेकिन जब लिमिटिंग कंडीशन हम अप्लाई करते हैं, जब डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई आर वेरी स्मॉल, तो फिर इस पोर्शन को वी कैन निग्लेक्ट। तो देन हम सिर्फ इन दोनों चेंजेस को कंसीडर करेंगे, इसको निग्लेक्ट कर रहे हैं, तो इस सूरत में जो z के अंदर चेंज है वो डिफरेंशियल ऑफ z है, ठीक है ना। तो ये है आपके पास, ये जो है आपके डिफरेंशियल ऑफ z है। तो अब इसमें क्योंकि यानी इस तरह लिखेंगे, जो डिफरेंशियल ऑफ z है आपके पास, ये आपके पास है y इंटू डिफरेंशियल ऑफ x, डेल्टा x इस डिफरेंशियल ऑफ x है, और इसी तरह x जो है आपके पास वो x इंटू जो डेल्टा y है, तो देन इट विल बी डिफरेंशियल ऑफ y। तो ये जो है डिफरेंशियल ऑफ z का जो है वो आपके पास फॉर्मूला है। तो इसको अगर आप कंपेयर करें इससे, इंक्रीमेंट इन z, ये इंक्रीमेंट इन z है, ठीक है ना, इसमें ये टर्म इंक्लूड है, जबकि ये डिफरेंशियल ऑफ z है जिसमें ये वाली टर्म जो है वो श्रिंक हो चुकी है, क्योंकि जब हम डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई को स्मॉल करेंगे तो ये जो पोर्शन है ये तकरीबन श्रिंक हो जाएगा, तो इसके एरिया को हम निगलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो डेल्टा जेड और डी जेड में जो एरर है ना, ये एरर है, ये जो टर्म है जिसको आप निगलेक्ट कर रहे हैं डी एक्स इंटू डी वाई की, एरर इसमें क्या है, एरर जो है आपके पास, यानी इन दोनों में जो डिफरेंस है उसको हम कह रहे हैं एरर, यानी डेल्टा जेड इज स्लाइटली इज ग्रेटर देन डिफरेंशियल ऑफ जेड, और इनमें जो डिफरेंस है वो एरर है, जो एरर है आपके पास, यानी डेल्टा जेड माइनस डी जेड, इंक्रीमेंट इन जेड इंटू डिफरेंशियल ऑफ जेड। तो ये जो है आपकी ये है डी एक्स इंटू डी वाई, जो कि बहुत स्मॉल टर्म है, दो स्मॉल टर्म्स का प्रोडक्ट और स्मॉल हो जाता है, तो इसलिए हम उसको निग्लेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये समझ गए यहां तक कि डिफरेंशियल जेड क्या है, इंक्रीमेंट जेड क्या है, इनमें क्या डिफरेंस है, क्लियर है बात यहां तक, या इसमें कोई प्रॉब्लम है? जी हेलो। यस सर। सर इसका आप कोई प्रैक्टिस क्वेश्चन करवा देंगे? पहले समझ लें, देखें, पहले आप कॉन्सेप्ट को समझ लें, जब आप कॉन्सेप्ट समझ लेंगे ना, मैं आपको जितने क्वेश्चंस क्या मैं करवा दूंगा, लेकिन पहले आप कॉन्सेप्ट समझ लें, कॉन्सेप्ट समझ लिया फिर इसमें क्वेश्चन मैं भी आपको करवा देता हूं, ठीक है ना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब इसमें, अच्छा इसमें आप देखें, अगर ये जो डिफरेंशियल आपके पास है, तो टोटल डिफरेंशियल इन z जो है, इसको हम टोटल डिफरेंशियल इन z भी जो है वो कहते हैं, यही जो चीज है ना, यानी ये जो डिफरेंशियल इन z है इसको हम टोटल डिफरेंशियल इन z भी कहते हैं। तो अब इसमें देखें z आपके पास क्या था, मैं अब इसको मैं जनरलाइज में फार्मूला समझाना चाहता हूँ। z जो था वो यहाँ पे हमारे पास एक्स वाई था ना, ये इस रेक्टेंगल का एरिया था, ये z था आपके पास, रेक्टेंगल का एरिया है। अच्छा, अब इसका अगर आप पार्शियल डेरिवेटिव लें विद रेस्पेक्ट टू x, तो क्या आएगा, बताएं मुझे। और जो पार्शियल डेरिवेटिव है विद जीरो रेस्पेक्ट, आएगा। पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू y, हाँ क्या सिर्फ आएगा, आप जब सिर्फ x के y आएगा सर, उसमें x हाँ आएगा। x के लिहाज से आप जब डिफरेंशिएट करें, y को कांस्टेंट रखेंगे, सिर्फ x के ऊपर डेरिवेटिव का रूल अप्लाई करेंगे, तो x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, 1 होगा, ठीक है ना। और इसी तरीके से जब आप पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y ले रहे हैं, तो फिर आप x को कांस्टेंट रखेंगे, सिर्फ y पर अप्लाई करेंगे, तो ये क्या होगा, x होगा। तो इसके अंदर ये जो अभी आपने डिफरेंशियल निकाला है, ये y क्या है, ये पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z है विद रिस्पेक्ट टू x, और ये x क्या है, ये पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z है विद रिस्पेक्ट टू y। तो इसका हमें जनरलाइज टोटल डिफरेंशियल इन z का जो है फार्मूला मिल गया। तो जो टोटल डिफरेंशियल इन z या सिंपली डिफरेंशियल इन z है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इसके लिए जो z है आप उसका पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, उसको फिर आप मल्टीप्लाई करेंगे डिफरेंशियल इन x से, और फिर इसी तरह आप प्लस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z का लेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, और फिर उसी तरह आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे डिफरेंशियल इन y से। ये जो है ये फार्मूला आपके पास हो गया, जनरल फार्मूला ये आ गया। तो अब इसको मैं जनरलाइज कर लेता हूँ। अब फर्ज करें कि आपके पास, अब इसको जनरलाइज करने जरूरी नहीं कि आपके पास जो दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल, फर्ज करें w इज अ फंक्शन ऑफ
एक्स वाई एंड जेड, 3 वेरिएबल्स का फंक्शन है, तो फिर जो टोटल डिफरेंशियल ऑफ डब्ल्यू होगा वो किसके बराबर होगा? वो बराबर होगा पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ डब्ल्यू विद रेस्पेक्ट टू एक्स, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ डब्ल्यू विद रेस्पेक्ट टू एक्स, इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप किससे? डिफरेंशियल इन एक्स से, प्लस, क्योंकि 3 वेरिएबल से तो हर वेरिएबल का पार्शियल डेरिवेटिव उसके डिफरेंशियल से मल्टीप्लाई होकर ऐड हो जाएगा, तो ये आपके पास डिफरेंशियल इन डब्ल्यू आ जाएगा। इसी तरह डब्ल्यू का पार्शियल डेरिवेटिव आप जो है वो लेंगे विद रेस्पेक्ट टू वाई, और इसको आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे? बाय द डिफरेंशियल ऑफ वाई। इसी तरह आपके पास पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ डब्ल्यू है विद रेस्पेक्ट टू जेड, इसको मल्टीप्लाई करेंगे डिफरेंशियल ऑफ जेड से। इससे अगर और वेरिएबल्स होते तो ये आगे कंटिन्यू कर देते टर्म, तो ये है आपके पास जनरल फॉर्मूला। अब आज आप जैसे मिसाल के तौर पे फर्ज करें, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, एग्जांपल आपको समझ गया ना आप इसे? तो फाइंड द टोटल डिफरेंशियल ऑफ, ये टोटल डिफरेंशियल निकालना है हमने इस फंक्शन का। z आपके पास है 11 एक्स स्क्वायर वाई क्यूब का। तो अब मुझे बताएं इसका जो टोटल डिफरेंशियल है डेल्टा z, ये आपके पास क्या है? ये इसकी डेफिनेशन है पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विद रेस्पेक्ट टू x, और इसको मल्टीप्लाई कर लें आप डिफरेंशियल इन x से यानी dx से, और फिर प्लस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विद रेस्पेक्ट टू y, इसको मल्टीप्लाई कर लें आप डिफरेंशियल ऑफ y से। तो अब मुझे बताइए जो z इसका पार्शियल डेरिवेटिव क्या होगा? बताएं मुझे। इसकी वैल्यूज पे रखते हैं यहाँ पे, जो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z है विद रिस्पेक्ट टू x, क्या है इसका पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट 22x y square plus 33x square y square. 22x y क्यूब, तो y क्यूब को कांस्टेंट रखेंगे, 11x स्क्वायर को आप डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू z, तो इसका जो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z होगा विद रिस्पेक्ट टू y। तो अब इसमें एक्स स्क्वायर को कांस्टेंट रखेंगे, y क्यूब के ऊपर पार्शियल डेरिवेटिव का या 33x square y square. 33x स्क्वायर और y स्क्वायर। तो अब इसको सब्स्टिट्यूट कर दें इस फॉर्मूले में, इसकी वैल्यू है 22x y क्यूब, और ये डिफरेंशियल इन x, और प्लस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू y, ये 33x स्क्वायर और y स्क्वायर, और dy। तो ये आपके पास इसका टोटल डिफरेंशियल जो है वो आ गया है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो आपके पास अच्छा, अब मुझे बताया अगर कोई सर्किल है, सर्किल का एरिया कितना होता है? याद है उसका फार्मूला? ये सर्किल है, ये इसका रेडियस है, ये सेंटर है, ये रेडियस है r, और ये जो होता है ये डायमीटर होता है, रेडियस का जो ट्वाइस हो जाता है, तो ये जो है आपके पास ये इसका जो है ये डायमीटर है, कैपिटल D। तो जो डायमीटर होता है वो रेडियस का ट्वाइस होता है, या रेडियस जो होता है वो डायमीटर का हाफ होता है, और सर्किल का जो एरिया होता है इन टर्म्स ऑफ आर स्क्वायर वो होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इसको अगर आप इन टर्म्स ऑफ डायमीटर लिखेंगे तो आर की जगह d/2 है, तो ये पाई d²/4 हो जाएगा। पाई ओवर, ठीक है ना, ये एरिया इन टर्म्स ऑफ डायमीटर है। तो अब इसमें जो आपके पास इसका जो डिफरेंशियल आप निकालते हैं, डिफरेंशियल ऑफ ए, तो अब क्योंकि यहाँ पे जस्ट एक ही आपके पास वेरिएबल है, यानी एरिया जो है वो फंक्शन है डायमीटर का,
तो अब अगर एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो तो फिर हम ऑर्डिनरी डेरिवेटिव यूज करते हैं, पार्शियल यूज नहीं करेंगे। तो ये क्या होगा, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ डेरिवेटिव ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू डायमीटर डी, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे डिफरेंशियल ऑफ डायमीटर से, यानी ऑर्डिनरी डेरिवेटिव, यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव की जगह ऑर्डिनरी डेरिवेटिव ही यूज होंगे, एक ही क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल है आपके पास। तो अब क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू डायमीटर, इसकी वैल्यू क्या होगी, ये फॉर्मूला है आपके पास, तो बताएं इसका डेरिवेटिव क्या होगा। पाई डी अपॉन 2। पाई डी अपॉन 2, डी स्क्वायर का 2d है, वो नीचे वाले 4 को कैंसिल कर देगा, तो ये आपके पास जो है डिफरेंशियल आ जाएगा एरिया का। ठीक है, अगर आपके पास कोई स्फीयर है, ये आपके पास कोई स्फीयर है, इसका रेडियस r, स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है, याद है फॉर्मूलास का, 4/3 पाई r क्यूब, ये किसी स्फीयर के रेडियस का फॉर्मूला है, और स्फीयर का जो सरफेस एरिया होता है 4 पाई r स्क्वायर होता है। अगर कोई कोन है आपके पास, तो अगर आपके पास कोई कोन है, तो ये इसकी बेस का रेडियस है r और ये इसकी हाइट है, तो इसका जो वॉल्यूम होता है कोन का वो होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो यहाँ पे जो वॉल्यूम है आपके पास, वो कोन का जो वॉल्यूम है वो फंक्शन है उसके रेडियस का, बेस के रेडियस का और उसके हाइट का, तो ये एक फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल्स है, फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल। तो अब जो डिफरेंशियल इन वॉल्यूम है वो क्या होगा, ये आप फिर खुद कीजिएगा क्वेश्चन, एक कोन के वॉल्यूम में जो डिफरेंशियल है, डिफरेंशियल इन वॉल्यूम आप खुद मालूम करें, ठीक है ना, ये मैं फिर आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। समझ गए, क्लियर है यहाँ तक बात, या कोई प्रॉब्लम है? तो समझ गए इंक्रीमेंट और डिफरेंशियल्स में क्या फर्क है, और डिफरेंशियल्स को आप पार्शियल डेरिवेटिव की मदद से जो है वो कैलकुलेट करते हैं। तो फिर चले मैं यहाँ पे ये क्लास को जो है मैं खत्म करता हूँ, सही है, कुछ पूछना तो नहीं है? सर आपको थोड़ा गाइड कर देंगे पेपर के हवाले से, जो मिर्च में मतलब टॉपिक्स वगैरह। अच्छा एक मिनट, पेपर जो है आपका वो उसी पैटर्न पे होगा जिस पैटर्न पे आपके जो एक क्विज होते हैं, और आपने आज तक जितना भी पढ़ लिया है ना इस क्लास तक, वो सब उसके अंदर इंक्लूड है। तो अब उसमें आप जो एक्सरसाइजेस आपने करी हैं या असाइनमेंट जो आपको दिए हैं और जो क्विजेज आपने करे हैं, उसके क्वेश्चंस जो है वो अपने सामने रखें, या प्रैक्टिस के लिए जो मैंने आपको प्रॉब्लम्स दी हैं या जिस तरह मैं क्वेश्चंस आपको क्लास में करवाता हूँ, तो उसी टाइप के क्वेश्चंस होंगे। 2 पार्ट्स होंगे आपके पेपर में, एक पार्ट 1 होगा कॉन्सेप्ट पार्ट होगा, उसमें ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे या फिल इन द ब्लैंक्स होगी, उसमें आपने कोई वर्किंग शो नहीं करनी। इस तरह पार्ट 2 होगा कंपटीशन पार्ट होगा, उसमें आपने वर्किंग शो करनी है, ठीक है। तो अब इसके अंदर जितने भी टॉपिक्स आप शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं, अगली जो क्लास होगी ना उसमें मैं उनको दोबारा रिपीट कर दूंगा, आपको बता दूंगा, क्योंकि वो पेपर से पहले आपकी आखिरी क्लास होगी, तो वो फिर आप ज्यादा करीब होंगे तो वो ज्यादा आपके जहन में रहेगा। तो पैटर्न वही होगा जिस तरह आपकी क्विज़ का है। समझ गए, क्लियर है बात, या कुछ और पूछना है? जी सर, थैंक यू। ओके, खुदा हाफिज।